चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम लोग रिवाइज करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे सिलेबस को। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि आईईडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मैक्रो करा दी है। ये सेकंड पार्ट में हम आईईडी करेंगे पूरी कवर। ठीक है, पूरा सिलेबस देखेंगे। 30 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके ट्राई करूँगा कि कवर हो जाएं इकोनॉमिक्स के पेपर में जाने से पहले। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर पाते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आते हैं। इंडिया ब्रिटिश ने हमारे देश पे 200 सालों तक राज किया। इन्होंने हमारे देश के हर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन करा, मतलब हर सेक्टर को लूटा इन्होंने। ठीक है, बेसिकली इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखिए एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर को लूटा गया ज़मींदारी सिस्टम की मदद से। ज़मींदारी सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या किया गया, ज़मींदार को बीच में बना दिया गया। अंग्रेज लोग ज़मींदारों को ज़मीन दिया करते थे, बदले में ज़मींदार से कहते थे आप इनसे किसानों को देके खेती कराओ, और खेती कराकर आप कुछ उनसे पैसा कलेक्ट करो। उस पैसे का एक परमानेंट हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा हर महीने की तारीख को। अगर आपने उस पर्टिकुलर तारीख को सूरज ढलने से पहले हमें पैसा नहीं दिया तो आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। इसको बोलते थे सनसेट लॉ, और इसको बोला जाता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये ज़मींदारी सिस्टम के अंडर में आता था, जिसके बेसिस पे एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लोटेशन किया गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? हमारी इंडस्ट्रीज़ का जितना भी सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बहुत महंगा हो गया। एक्सपोर्ट महंगा होने की वजह से बच्चों हमारी इंडस्ट्रीज़ का माल बिकना बंद हो गया, वो बंद होने लगी। इसकी जगह पर जो ब्रिटिश से आने वाले इम्पोर्ट्स थे, ठीक है, जो मशीन से बनने वाले इम्पोर्ट्स थे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया, जिसकी वजह से बाहर से आने वाला इम्पोर्ट सस्ता हो गया, और हमारा मटेरियल, हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ें वो मशीन से बनी हुई चीज़ों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाई, और हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगी। इसके अलावा इन्होंने इंडिया को क्या करा, रॉ मटेरियल का एक सोर्स बना दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर अपने ब्रिटेन में ले जाते थे, जहाँ पे इसका बहुत बड़ा मार्केट था। क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रीज़ खुली थी, जिस वजह से वहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो इंडिया को क्या कर दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड का इम्पोर्टर बना दिया। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, बस ब्रश साइज थोड़ा सा कम करके देखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमसे इसके आगे साथ के साथ चलते आइए। ये जो फीचर्स हैं इकोनॉमिक रूल के वो देखते हैं। बेटा, इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसकी ग्रोथ बहुत ना के बराबर होती है। तो देखो कितनी ग्रोथ थी, 0.1% पर एनम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों कहला रही है, क्योंकि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति जो आय थी, वो सिर्फ 230 रुपये थी, जो कि सिर्फ 2% के रेट से ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो एक ये याद रखिएगा 0.1%, और एक ये याद रखिएगा 2%। दोनों इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, हमारे यहाँ की 72% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू कम होती है। इससे पता चलता है कि बेटा हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पिछड़ी यानी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। पर हेक्टेयर आउटपुट की बात करें तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, 666 से याद रखना, 666। ठीक है, तो अगर वीट पूछा जाएगा तो 660 हो जाएगा, और राइस पूछा जाएगा तो 665 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन है इसके आसपास का। ठीक है, इतनी हमारी प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है 1 हेक्टेयर के खेत में हम कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। चलो बच्चों, हमारे यहाँ पर बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की कमी थी। बेसिक इंडस्ट्री किन्हें बोलते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना फिनिश गुड दूसरी कंपनी को रॉ मटेरियल की तरह से देती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ किन्हें बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करती हैं। हमारे यहाँ पर अगर पॉपुलेशन की बात करें, बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ जनरेट किया गया, प्रोड्यूस किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रोड्यूस करा, है ना। यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे बिछाई, रोड्स बनाई, किस लिए, ताकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके, और पोर्ट से उन्हें वहाँ पे अपने ब्रिटेन में पहुंचा सकें। ब्रिटेन से आने वाले फिनिश गुड को पोर्ट पे लाकर उसे पूरे देश में बेचा जा सके। तो जो कुछ भी किया गया वो अपने भले के लिए किया गया, जो कि बहुत ना के बराबर था। अगर हम 1948 में चले जाते हैं बच्चों, 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन शहरों में रह रही थी, जबकि 86% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रह रही थी। आज की बात की जाएगी तो 69% हमारी कहाँ रह रही है, गांव में रह रही है, और 31% कहाँ रह रही है, शहर में रह रही है। चलिए बच्चों, इसके रिगार्डिंग केस बेस्ड स्टडी ये रही। केस बेस्ड स्टडी को आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में
लिंक में इस पीडीएफ का आपको लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जिस भी बच्चे ने नहीं करा, मैं इस वीडियो में भी लिंक दे दूंगा, प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ वगैरह सारा कुछ, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हैं बच्चों। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आया था कि पर कैपिटा इनकम किस रेट से ग्रो कर रही थी, तो इसका आंसर बच्चों 2% होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस वाले में तीनों ऑप्शंस में से गलत होंगे, ठीक है, वरना वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 0.5% होगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखिए आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को थी, TISCO कब खुली, 1907 में खुली। कहाँ खुली, जमशेदपुर में, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें याद रखिएगा। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी को क्या बोलते हैं, तो टैरिफ बोलते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 है। क्यों, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद कभी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेंसस का डाटा कब कलेक्ट किया गया, तो फर्स्ट सेंसस हुई थी 1872 में, लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। कंप्लीट कब हुई, 1881 में, तो आंसर हो जाएगा सी 1881। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से आप ये चीज़ें ध्यान से, आप प्लीज़ बच्चों एमसीक्यूज ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से 1990 तक की इकोनॉमिक जो स्ट्रेटेजी थी उसको देखेंगे अब हम। अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी यानी हमारी गवर्नमेंट टारगेट डिसाइड करती है कि कौन से टारगेट को इस स्पेसिफिक पीरियड में प्राप्त करना है। बेसिकली अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग यानी प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इस प्लानिंग की, इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन देखें, तो उसका मतलब होता है कि हमारे नेशनल रिसोर्सेज का यूज़ कर कर टारगेट्स को अचीव करना नेशनल प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर, कि हम नेशनल प्रायोरिटी कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पर है उसे पहले अचीव करेंगे, फिर कौन सी कम पर है उसे बाद में अचीव करेंगे। इस बेसिस पर हम नेशनल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, किस तरीके से, प्रॉपरली, ताकि उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों गोल्स क्या थे प्लानिंग के। तो प्लानिंग के गोल्स दो तरीके के थे, एक थे लॉन्ग टर्म और एक थे शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स कौन कौन से थे। ऐसे गोल्स जिन्हें बच्चों आने वाले 20 ईयर्स में अचीव करना है, या जिन्हें अचीव करने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, वो लॉन्ग टर्म गोल्स कहलाए। देखिए एक ग्लांस में देखते जाएगा लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 5 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन मतलब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सेल्फ रिलायंस मतलब अपने ऊपर ही, इंपोर्ट को कम करना और अपने देश में ही प्रोडक्शन करना, अपनी डिमांड को पूरा करना खुद से। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ा देना। इक्विटी का मतलब होता है लोगों की इनकम और वेल्थ के बीच में जितनी भी डिफरेंसेस हैं उन्हें कम कर देना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने भी लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने के लायक हैं, उन सभी को काम मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ये पांचों चीज़ें बच्चों हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स का पार्ट थी। शॉर्ट टर्म गोल्स किन्हें बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स उन्हें बोलते हैं बेटा जो कि एक गोल के अंडर ही अचीव कर लिए जा सकते हैं, यानी 5 साल में उन्हें अचीव किया जा सकता है बेटा। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल को ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान के नाम से जाना जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल को बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान होते हैं। फर्स्ट प्लान का क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट प्लान से याद रखिएगा। फर्स्ट प्लान का था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना, सेकंड प्लान का था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना, थर्ड प्लान का था बेटा सेल्फ सफिशिएंसी गेन करना, फोर्थ प्लान का था प्राइस स्टेबिलिटी लाना, फिफ्थ का, ये ज़रा ध्यान से रखिएगा, ग्रोथ एंड इक्विटी फिफ्थ का था। ठीक है, इसके साथ साथ 5 ईयर प्लान में अगर हम बात करें 12th प्लान का इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, सबका मिला जुला डेवलपमेंट करना। इसमें एक 7th प्लान बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। 7th प्लान में भी याद रखना CAPITAL, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 7th प्लान का मेन गोल था। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। फर्स्ट का एग्रीकल्चर, सेकंड का इंडस्ट्री, ठीक है, सेकंड का इंडस्ट्री, थर्ड का बेटा सेल्फ सफिशिएंसी, फोर्थ का प्राइस स्टेबिलिटी, फिफ्थ का ग्रोथ एंड इक्विटी, और 7th का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और 12th का इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन अराइज होता है कितने शॉर्ट टर्म प्लान आए, ट्रिक याद रखना 1 डजन। कितने आए, 1 डजन, 1 दर्जन, यानी 12 प्लान आए। कब से कब तक आए, 1951 से शुरू हुए और 2015 तक चले। वैसे बना तो 2012 से लेके 17 तक था, से 17 तक था, लेकिन 15 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई। इसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं बेटा। प्लानिंग कमीशन के बारे में देखते हैं। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर को रखा गया।
किस लिए? ताकि प्लानिंग को बनाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन को बनाया किसने था, तो उसके आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस, ठीक है, उनके वो आर्किटेक्ट थे इसके। इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग यानी मार्केट फोर्सेस सब कुछ डिसाइड करेंगी वो कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ सरकार सब कुछ डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी। जबकि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अलग होता है और गवर्नमेंट सेक्टर अलग होता है, ऐसी इकोनॉमी कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यानी यहाँ पे सरकार भी डिसीजन लेगी और मार्केट फोर्सेस भी। प्राइवेट सेक्टर में मार्केट फोर्सेस लेंगी और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। इसके अलावा बच्चों आगे बढ़ते हैं, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में हर एक प्लान के स्पेसिफाइड गोल्स थे, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए बच्चों, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ये ध्यान से, और फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्हें ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बच्चों कुछ और चीज़ें बता देता हूँ काम की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे देखो, कुछ डेट याद रखो, इसमें डेट कौन कौन सी है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, 1951 में फर्स्ट प्लान आया, 1952 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई जिसके अंडर में प्लानिंग कमीशन काम करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट बना के इसे देगा, एनडीसी इस रिपोर्ट को चेक करेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये 1952 में बनाया गया। इसके अलावा 12 प्लान बनाए गए, 12 प्लान की डेट याद रख लीजिएगा, 51 से लेके 56। ठीक है, फिर याद रखिएगा 56 से 61, फिर याद रखिएगा 61 से 66। ठीक, इतना हो जाए, इतना होने के बाद थोड़ा सा रुक जाइएगा, तो 3 साल का ब्रेक ले लीजिए, तो 69 से 74 और 74 से 79। इस 5th प्लान को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा बच्चों। इक्विटी एंड ग्रोथ तो हमने पढ़ा था। इसके अलावा यही एक ऐसा प्लान है जो कि अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही रोक दिया गया, यानी 4 साल में इसको ख़त्म कर दिया गया, 5वें साल से पहले इसको रोक लिया गया। कौन सा प्लान था? 5th प्लान। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, बोर्ड में पूछी जा सकती है। इसके बाद बेटा 80 से लेके 85 तक का प्लान आया, 90 से लेके 85 से लेके 90 का तक का प्लान आया। 90 तक के प्लान के बाद यहाँ पर हमें दिक्कत लगने लगी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद दिक्कत आई तो 2 साल का 91 से 93 तक का ब्रेक आ गया, 90 से 92 तक का ब्रेक आ गया। 2 साल का प्लान ब्रेक था। इसी टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई और उसके बाद लगातार 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से लेके 2007, 2007 से लेके 12 और 12 से लेके 15 तक बिना ब्रेक के 5 प्लान आ गए, जिसमें 15 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन ये था 17 तक के लिए। 15 में क्या हुआ बच्चों, 2015 में फरवरी में प्लानिंग कमीशन को चेंज कर नीति आयोग बना दिया। इसका भी हेड कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। देखो पूरा चैप्टर मैं यहीं पे कराता जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़रूरी बात। वेज गुड्स प्रोवाइड करता है, ये भी बहुत ज़रूरी बात। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में प्रोवाइड करने वाला मेन सेक्टर है, और अच्छी बात। इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, आसानी से याद हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से जो प्रोड्यूस होने वाले रॉ मटेरियल हैं, जैसे हम बात करें गन्ना वगैरह हो गया या दालें हो गई जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, कॉटन हो गई एक्सपोर्ट कर देते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है, देश के लिए वेल्थ है। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। इरिगेशन की कमी है हमारे यहाँ पर, फाइनेंस की कमी है, किसानों को उधार मिल ही नहीं पाता। कन्वेंशनल आउटलुक है, यानी पुराना नज़रिया है किसानों का, वो अपने सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए खेती करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पे छोटी और फैली ज़मीन है, यानी 1 हेक्टेयर यहाँ पर है तो 1 हेक्टेयर यहाँ पर है, 1 हेक्टेयर यहाँ पर है, तो एक तो छोटी ज़मीन है, वो भी एक दूसरे से दूर है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करने में बड़ी दिक्कत आती है। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम की कमी है हमारे यहाँ पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। इसके बाद पूछेगा बताओ एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। ठीक है, 1950 से लेके 1990 तक के बीच में तो 3 तरीके के रिफॉर्म्स थे, टेक्निकल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाएगा तो टेक्निकल रिफॉर्म, जैसे
HYB सीड्स का यूज़ किया गया। HYB सीड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किसने प्रोड्यूस करे, तो नाम याद रखना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने करे। ठीक है, अमेरिकन एक वो थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन करा। फिर पूछेगा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस की गई और मशीन्स का यूज़ किया गया। ये टेक्नोलॉजी चेंज थे, तो टेक्निकल रिफॉर्म कराए। लैंड रिफॉर्म्स में क्या करा, ज़मींदारों को बीच में से हटा दिया, किसान और सरकार के नए रेंट लागू किए गए, ज़मीनों को वापस जोड़ा गया, चकबंदी यानी कंसोलिडेशन कराया गया, लैंड सीलिंग करा दी। लैंड सीलिंग क्या होता था, लैंड सीलिंग में जो ज़मींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनके पास एक डिज़ायर्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो ये सारी ज़मीन इनसे ले ली गई और लैंडलेस लेबर में बांट दी गई। इस तरीके से यहाँ पर सीलिंग कराई गई, लैंड सीलिंग। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो ज़मींदार लोग थे, या तो ये ज़मीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते थे या कोर्ट में केस कर दिया करते थे, जो कि बहुत लंबे खिंच जाते थे, जिससे इनसे लैंड सीलिंग ली नहीं जा सकती थी। इस तरीके की प्रॉब्लम, या कभी कभी क्या करते थे, घूसखोरी कर दिया करते थे। तो ये प्रॉब्लम्स लगातार चल रही थी। कोऑपरेटिव फार्मिंग का लैंड रिफॉर्म था, यानी यहाँ पर किसानों से मिलवा कर उनसे कहा गया कि अपने रिसोर्सेज को पूल कर लो और मिलवाट कर प्रोडक्शन करो और आपस में बांट लेना। ठीक है, जनरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जनरल रिफॉर्म्स में क्या था, जनरल रिफॉर्म्स पे आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या, इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया, क्रेडिट प्रोवाइड करवाया गया, मार्केट्स बनवाए गए और प्राइस सपोर्ट यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को लागू किया गया। अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन किस बला का नाम है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन मतलब होता है बेटा क्रॉप्स, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है सिग्निफिकेंस प्रोडक्शन, यानी जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, HYB सीड्स का इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे ज़्यादा फायदा कुछ गिनी चुनी फसल जैसे वीट और राइस को मिला। इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, है ना, पानी की सप्लाई, इन सब चीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब अगली टर्म आएगी बच्चों मार्केटेबल सरप्लस। हाँ, ये पूछा जा सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करा। नाम याद रख लीजिएगा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी ने इसे इंट्रोड्यूस करा। 2 फेज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1965 से लेके 75 का फेज़ और 1975 से लेके 1985 का फेज़। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस फेज़ में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश वगैरह स्टेट में लागू किया गया। इसमें स्टेट्स को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इसकी भी कई प्रॉब्लम्स थी। जैसे अमीर किसान तो आसानी से खरीद सकता था मशीन या खाद वगैरह, गरीब किसान नहीं खरीद पा रहा था। तो अमीर किसान और अमीर हो गया, गरीब किसान बेचारा गरीब का गरीब रह गया। इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहीं। अब बात करते हैं भैया मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। तो देखो, एक किसान है, किसान ने क्या करा, इसमें मान के चलो ये खेत में 100 किलोग्राम की खेती करी, 100 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस करा, उसने अपने घर के लिए 50 किलोग्राम रख लिया। अब बाकी बचा 50 किलोग्राम उसने मार्केट में बेचने के लिए लेके गया। तो यही सरप्लस प्रोडक्शन जिसको प्रोड्यूसर या फार्मर मार्केट में बेचता है, उसे हम मार्केटेबल सरप्लस के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स थे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा ये हुआ, हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया, हमें कहीं और से अनाज मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि 1965 में हुआ था। 1965 में इंडिया और अमेरिका की लड़ाई, वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएसए उस समय पाकिस्तान के साथ था। यूएसए ने इंडिया से कहा कि भाई साहब युद्ध को ख़त्म करो वरना हम तुम्हारा खाना देना बंद कर देंगे। इंडिया को तो बड़ी बेइज्जती लगी, इंडिया ने कहा यार बड़ी घनी बेइज्जती हो गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इंडिया ने क्या करा, थर्ड वाले में फूड सेल्फ सफिशिएंसी को अपना टारगेट बना दिया और उन्होंने कहा ठीक है अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, हम अपना खाना खुद उगाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ मजबूरी में युद्ध बंद करना पड़ा था। यहाँ पे देखो कितनी दिक्कत थी। इसके अलावा दूसरा फायदा हुआ, राइस और वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया। तीसरा था इससे इनकम बढ़ गई फार्मर्स की। चौथा था बच्चों जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्राइस में कमी आई पहले के कंपेरेटिवली, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, और जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लो इनकम ग्रुप्स के लोग, जो कि लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, जिनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा उनके खाने वगैरह पे खर्च होता था, उन्हें अब इस रिलेटेड कम प्राइस का फ़ायदा मिलने लगा। ठीक है, और अब हमारी सरकार के पास इनफ बफर स्टॉक बन जाता था जिसका इस्तेमाल वो फूड शॉर्टेज वगैरह में कर सकती थी। अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान क्या हुए। नुकसान ये हुआ, अमीर किसान और अमीर हो गया, गरीब किसान गरीब रह गया, तो इनकम डिस्पैरिटीज़ बन गई। कुछ रीज़न जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो खेती बहुत बढ़ गई, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ पर खेती नहीं बढ़ पाई, तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ गई।
इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ 2 फसलों को हुआ, वीट और राइस को, जिसकी वजह से इनका जो एकरेज था, एरिया था एकड़ में, वो तो बढ़ गया, लेकिन इनके बदले में जो दालें थीं, दालों का एरिया कम हो गया, तो उसको नुकसान हो गया। इसके अलावा बेटा केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ गया, जिसने क्या करा, क्वालिटी को कम कर दिया। इसके अलावा एक घाटा और ये भी हुआ कि बेटा जो अंडरग्राउंड वाटर था उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से वाटर टेबल कम हो गई। ठीक, अब आगे आते हैं बेटा, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा ये स्ट्रक्चर को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होती हैं इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा यहाँ पर मशीन्स का इस्तेमाल, मशीन प्रोड्यूस की जाएंगी जिनसे खेती को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि मान के चलो हार्वेस्टर हो गया या मल्टी फंक्शनल मशीन हो गई। इसके अलावा बच्चों ये ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ावा देती है और तेज़ी से बढ़ा देती है। इसके अलावा सिविलाइजेशन को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ अलग अलग कल्चर के लोग आके रहेंगे, इंटीग्रेट होंगे, आपस में एक दूसरे को समझेंगे और सिविलाइज होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी वहाँ पे बिजली, सड़कें, कम्युनिकेशन अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। आगे आते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब आईपीआर 1956 लिख के रख लो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से 1956 से। यही हो सकता है कि नाम पूछ ले, ये हो सकता है ईयर पूछ ले, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो इसके क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं बेटा, इसमें इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में बांटा गया, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में 17 इंडस्ट्रीज, ये याद रखना बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। 17 और 12 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 17 इंडस्ट्रीज़ थी बेटा सरकारी सेक्टर में, जिनके ऊपर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सरकार इनकी मालिक होगी। 12 इंडस्ट्रीज, सिर्फ 1 दर्जन इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी बी में आती हैं बेटा वो इंडस्ट्रीज जो कि ज्वाइंट सेक्टर की होती हैं, सॉरी ये ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, यानी यहाँ पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ सेकेंडरी रोल प्ले करेगा, ठीक है। डिसीजन लेने का काम सारा सरकार का होगा, ठीक है। तो 17 ए में, बी में हो गई 12, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। सी में आते हैं तो सी में कौन सी इंडस्ट्रीज रखी गई, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ए और बी में नहीं आती हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। सबसे ज़्यादा जोर कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर दिया गया, क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत सारे थे, है ना। इनसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, इससे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं बेटा आईपीआर ने अगला काम क्या करा, आईपीआर ने अगला काम करा लाइसेंसिंग का। पहला काम हो गया 3 फोल्ड इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन, दूसरा काम हो गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने से रोकने के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा ना हो कि देश में डोमिनेंट हो जाए, जिससे हमारे गरीबों को तो नुकसान हो जाएगा। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दी कि अगर आप इंडस्ट्री खोलोगे तो हमसे परमिशन लोगे, बिना वरना इंडस्ट्री नहीं खोल सकते। और इंडस्ट्री खोलने की परमिशन कहाँ दी गई, बैकवर्ड रीजन में, कि अगर आप बैकवर्ड रीजन में खोलोगे तो इंडस्ट्री खोलने की परमिशन है, और जो डेवलप्ड रीजन थे उन्हें रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी। इससे क्या हुआ, अब प्रोड्यूसर तो खोलेगा नहीं, बैकवर्ड रीजन में खोलना मतलब नुकसान की सौदा। तो सरकार ने कहा कि तीसरी चीज़, हम तुम्हें कंसेशन दे देंगे, इंडस्ट्रियल कंसेशन दे देंगे, यानी अगर तुम बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री खोलते हो तो हम तुम्हें क्या करेंगे, टैक्स कम कर देंगे, तुम्हारा टैक्स ख़त्म कर देंगे, टैक्स हॉलीडे दे देंगे, या तुम्हें सब्सिडाइज रेट पर पावर सप्लाई दे देंगे, यानी सस्ते रेट में बिजली प्रोवाइड कर देंगे। तो बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री खोल लो। इस तरीके से बेटा प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया गया। अब आते हैं बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री जो आज़ादी के समय पे 5 लाख में और आज के समय पे 5 करोड़ के अंदर खोली जा सकती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीन तो चाहिए नहीं, तो लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर इंटेंसिव होती है तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लेबर की मदद से तो कम पैसे की मदद चाहिए, कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इससे अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए बेस बनाने का काम करेंगी, और ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, यानी कहीं पर भी खोली जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए रॉ मटेरियल किसी पर्टिकुलर जगह से ही लेना पड़ेगा। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसे 3 पार्ट में इनको बांटा जा सकता है। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड होती हैं, इक्विटी ओरिएंटेड यानी जो लोगों की इनकम के बीच में डिफरेंस है उसे कम करने में मदद करती हैं।
दूसरा इक्वालिटी ओरिएंटेड होती हैं। इक्वालिटी ओरिएंटेड मतलब जो रीजनल डिफरेंसेस आ गए हैं डेवलपमेंट को लेकर, उन्हें ख़त्म करने में मदद करती हैं। और तीसरी बेटा, ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं, यानी जितनी ज़्यादा खुलेंगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इक्विटी, इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट। आते हैं बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहली, फाइनेंस की कमी है, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कमी है, ठीक है, कि उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। दूसरा, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ले लेती हैं, इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल महंगा पड़ पाता है। इसके अलावा मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, माल कहाँ पे बेचें, है ना। इसके अलावा इनकी जो मशीन और इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत पुराने तरीके के वाले हैं, जो भी छोटी मोटी मशीन्स हैं वो बहुत पुराने तरीके की हैं, तो प्रोडक्शन में काफ़ी लागत लग जाती है और टाइम कम लगता है। इसके अलावा बेटा कंपटीशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अब बड़ी ज़रूरत है भैया इन्हें इन्हें प्रोटेक्ट करने की। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने क्या करा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसी चलाई। जैसे कौन सी, IPR 1956, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया गया, लाइसेंसिंग कर दी गई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं बच्चों, फॉरेन ट्रेड को देखते हैं। आज़ादी के समय पर इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर हुआ करता था, फिनिश गुड इंपोर्ट किया करता था, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। तो एक्सपोर्ट तो हमारा ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का। इंपोर्ट हमारा कंपैरेटिवली कम हो रहा है, मतलब समझना, देखो हम मशीन से बनी हुई चीज़ें मंगा रहे हैं और रॉ मटेरियल सस्ती वाली चीज़ें भेज रहे हैं, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा था इंपोर्ट के कंपैरेटिवली कि BOT फ़ायदे में था। और BOT का जो फ़ायदा था वो क्या इंडियंस को मिलेगा, अंग्रेज़ों के होते ऐसा हो सकता है। अंग्रेज़ लोग सारा फ़ायदा खा जाते थे, वो इस पैसे का इस्तेमाल अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए, हमारे यहाँ पर रेलवे बिछाने के लिए और वॉर का सामान खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब देखते हैं बेटा कि क्या क्या चेंज आए वो फॉरेन ट्रेड में। तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था उसका शेयर काफ़ी कम हो गया अंग्रेज़ों के आज़ादी के बाद से, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हमने उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने देश में ही करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चर चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बना ली। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोड्यूस बन रहे थे वो अब हमने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया आज़ादी के बाद से। इसके अलावा जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज का मतलब समझो बेटा, पहले हमारे आज़ादी से पहले इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता था। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड इंपोर्ट कर लिया करते थे। तो ये बाईलेटरल जो ट्रेड बन गया था, बाई मतलब दो, लेटर मतलब साइड का जो ट्रेड बन गया था वो मल्टीलेटरल ट्रेड बन गया। डायरेक्शन अब इंडिया पाकिस्तान को भी सामान बेचता है, श्रीलंका को भी बेचता है, इसमें सेंट्रल एशिया को भी बेचता है, USA को भी बेचता है, अफ्रीका में भी बेचता है, इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी बेचता है। मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड हो गया। इसके अलावा बात करते हैं तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन अब हमारा ट्रेडिंग पार्टनर में नीचे आ चुका है। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना है, ठीक है। हाँ, धोखेबाज आस्तीन का सांप वही है। आगे देखते हैं बच्चों, ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था, इसमें जो ट्रेड था, ट्रेड में बेसिकली इनवर्ड लुक स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। इनवर्ड लुक स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, इनवर्ड लुक स्ट्रेटेजी का मतलब है कि भैया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दो। अब आप पूछोगे सर ये क्या बात हो गई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको मंगाना कर दो बंद, उसे अपने ही देश में प्रोड्यूस कर लो। इसे कहा गया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या लुक इनवर्ड ट्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऐसे में क्या करा जाता है, इस इंपोर्ट पर हैवी टैक्स लगा दिया जाता है या इस पर कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मंगाओगे तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बाहर से मंगाओगे और उस पर भी टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कोई बाहर से मंगाएगा क्या, वो कहेगा एक काम करो बाहर से मंगाने की जगह पर देश का सामान खरीद लो। इसे कहा गया इनवर्ड ट्रेड या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स के अंदर में, यानी 1991 से पहले की बात चल रही है, इन 7 प्लानों में इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को ही लागू किया गया। टेक्निकली ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से जानी गई क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कराया जा रहा था, जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी उनकी बदले में, है ना। इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल कर दिया गया। डोमेस्टिक फर्म्स को फॉरेन कंपटीशन से बचा लिया गया इस तरीके से, तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अब इससे फ़ायदे क्या होने थे, इससे लगा कि भैया फ़ॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाना चाहिए, कि फ़ॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम बाहर से सामान तो मंगा नहीं रहे, तो हमारे यहाँ पे जितना भी डॉलर वगैरह है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा थोड़ी ना,
ऐसा हुआ भी नहीं। इसके अलावा माना गया कि हमारा जो मार्केट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, हमारे देश में बनने वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, इससे हम एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस बना पाएंगे अपने देश के अंडर में, ये सब कुछ माना गया। लेकिन इसके नुकसान मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ें थी जो नहीं हो पाई। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा ग्रोथ ये बढ़ावा नहीं दे पाई। इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनका कंपटीशन तो ख़त्म हो चुका था, तो उन्होंने अपने आप को कभी मॉडर्नाइज करने के बारे में सोचा ही नहीं, ना कभी कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई, ना कभी खुद को मॉडर्नाइज करा। इसके अलावा बेटा जो सरकारी मोनोपोलीज थी, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर सरकार का कंट्रोल था, उनकी एफिशिएंसी लगातार कम होती चली जा रही थी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉब्लम्स इस टाइम की। अब केस बेस्ड स्टडी है, केस बेस्ड स्टडी को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ है। जैसे अभी बताया था, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसने रिप्लेस करा था। कब बनी थी? तो 2015 में बनी थी। चलो कुछ ईयर याद करा देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। 2015 में नीति आयोग बनी। 2016 में हमारे देश में मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। 2017 में हमारा आखिरी प्लान ख़त्म हो गया। ठीक है, 12वां प्लान, एक दर्जन प्लान था वो ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी बोर्ड के लिए। आ जाते हैं, ठीक है, अगले गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम लाएगा तो वो दोनों मिलाकर यानी मिक्स सिस्टम। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी थी वो कैसी वाली थी? सोशलिस्ट टाइप वाली इकोनॉमी थी। कह रहा है प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को बना। सीधी सीधी बात है। आ जाते हैं केस बेस्ड स्टडी 2 में। बच्चों प्लीज़ एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। इसी तरीके से असर्शन रीजनिंग देखिएगा, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते चली जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं आएगा वो मैं उसके लिए मैं बैठा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट यूनिट की तरफ आ जाइए। आईईडी थोड़ी बड़ी होने वाली है बेटा, क्योंकि आईडी इतनी आसान नहीं है। ठीक है, देखो, चलो बच्चों चलते हैं। अरे मैचिंग भी आ गई। चलो मैचिंग में हम यहाँ पे डेट्स पढ़ लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? 2016 में। प्लानिंग कमीशन कब आई? 1950 में। नीति आयोग 2015 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में। इसके बाद आते हैं सेकंड में। आर्किटेक्ट कौन है? पीसी महालन लोवेस। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1967-68 में। नीति आयोग कब आया? 2015 में। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से आए। चलो बच्चों देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी को लाना जिससे हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पैकेज है। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म में आने में लंबा समय लगेगा और एक ही चीज़ नहीं चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा। जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। ये पॉलिसी हमारे देश में 1991 में सरकार के द्वारा अडॉप्ट की गई। अब इसके कारण क्या थे? ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों करना पड़ा? सबसे पहली बात कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता चला जा रहा था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में जा रहा था, हमारा बजट घाटे में जा रहा था, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा था, पब्लिक सेक्टर जो इतनी भी इंडस्ट्रीज थी वो लगातार इनएफिशिएंट होती जा रही थी, और हमारे यहाँ पर गल्फ़ क्राइसिस मतलब अगर हम बात करें तो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या हुआ, जो पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम के रेट बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए। इन सब की वजह से भैया हमें बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि अब हमें पेट्रोल कम मिल रहा था और महंगा मिल रहा था। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ गई। इसमें ज़रा कुछ काम के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेबलाइजेशन मीजर और स्ट्रक्चरल मीजर्स। बच्चों स्टेबलाइजेशन, स्टेबल करना, स्टेबल कब करेंगे? ज़रा छोटे से समय के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म मीजर होते हैं जिसमें सरकार क्या करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करने का काम करती है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने का काम करती है। स्ट्रक्चरल मीजर्स का मतलब होता है ऐसे रिफॉर्म जिनसे हम पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करें। तो ये लॉन्ग रन पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, इसके अंडर में देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अलग अलग चीज़ें, कंट्रोल ख़त्म करते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल्स को, जितने भी ब्यूरोक्रेसी में आने वाले हर्डल्स हैं उन रुकावटों को ख़त्म करते हैं। रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही, जितनी भी अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में 3 चीज़ आई। एलपीजी, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब लिबर्टी मतलब आज़ादी। तो इसमें जितनी भी तरीके के अननेसेसरी कंट्रोल
ये रेस्ट्रिक्शन थे प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर, यानी खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उन सबको ख़त्म कर दिया। जैसे लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि ड्यूटीज़ और कोटा रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन और कोटा थे, वो उन सबको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद पूछ रहा है भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन कौन से आए लिबरलाइजेशन के दौरान, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आई, इंडस्ट्रीज़ को रिफॉर्म किया गया जिनके ऊपर सारे कंट्रोल, लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग सब खत्म कर दी गई। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या करा, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था यानी हमारा ये आरबीआई था, आरबीआई की पावर को थोड़ा कम कर दिया। आरबीआई पहले कौन था, रेगुलेटर था, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता था। अब उसको उसकी पावर को कम कर कर फैसिलिटेटर बना दिया, यानी अब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी यहाँ पे कंट्रोल किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, सब फाइनेंशियल सेक्टर की बात थी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी इसी में आते हैं बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में 1991 में आखिरी बार हमारे देश की सरकार ने हमारे पैसे को डिवैल्यूएट करा और उसके बाद फ्लेक्सिबल यानी डर्टी फ्लोटिंग वाला सिस्टम अपने देश में अपना लिया 1991 के बाद, वरना इससे पहले फिक्स्ड वाला सिस्टम चल रहा था। फिस्कल रिफॉर्म की बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट ने अपने आप को, अपने जो इनकम और एक्सपेंडिचर थे उसको भी रिफॉर्म करा, उसको भी बदलाव किए। जैसे टैक्सेस को आसान कर दिया, टैक्सेस को दो पार्ट में बांट दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जिसकी वजह से आसानी से टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल हो गया, लोग आसानी से टैक्स दे सकते थे, टैक्स की चोरी को बचा लिया गया। ठीक है, इस तरीके से बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस को चेंज करके जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह इसमें डाल दी गई। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के बारे में मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि क्या क्या किया गया, कि फॉरेन ट्रेड के बारे में 100% का बढ़ावा दे दिया गया, कि कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री हमारे देश में 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर दिया गया, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डाल दिया गया सरकार ने अपने फिक्स सिस्टम से हटाकर। आगे आते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की ओनरशिप को बढ़ावा देना, प्राइवेटाइजेशन कहलाया। तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ लागू की गई, प्राइवेट सेक्टर को कम कर दिया, प्राइवेट ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप को हटा दिया गया, और जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी उनके शेयर्स को बेच दिया गया। देखो ज़रा ध्यान समझते हैं प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। सरकार या तो अपनी इंडस्ट्रीज को बेच दे, दूसरा अगर सरकार के किसी भी कंपनी में जॉइंट सेक्टर में शेयर्स हैं तो सरकार उन शेयर्स को विड्रॉ कर ले। इन दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। अब इसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ये हमारा इंडिया है, इसके बॉर्डर जो ये सीज थे इन्हें हमने बंद कर रखा था कि कुछ भी ना तो एक्सपोर्ट होगा ना कुछ इंपोर्ट होगा। इन बॉर्डर्स को खोल देना ही क्या कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन। यानी इंडिया दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ आसानी से इंटरडिपेंडेंट हो सके, उन इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट आसानी से हो सके, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा गया। कौन कौन सी पॉलिसी लागू की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको बढ़ावा दे दिया। ठीक है, पैसे की पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कर दी, यानी पैसे को आसानी से फॉरेन एक्सचेंज में बदला जा सकता था। जैसे डिविडेंड पे करने हैं, कुछ एक्सपोर्ट करना है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, या इन चीज़ों के लिए पैसे को बदल दिया गया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई, ठीक है, जो बेसिकली 5 साल और उससे ज़्यादा समय के लिए थी। इसके अलावा टैरिफ में कमी कर दी गई, ख़त्म नहीं किए गए। बाहर से आने वाली चीज़ें और बाहर को जाने वाली चीज़ों पे जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे टैक्स लग रहा था उन्हें कम कर दिया गया। अब आते हैं एलपीजी के फ़ायदे या नुकसान की बात करते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो क्या क्या फ़ायदा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत सारा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगा, हमारे यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल कर लिया, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया, हमारे एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हुआ, और हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर्स थे, देखो प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेंगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन होगा, अलग अलग तरीके का सामान मिलेगा तो कस्टमर अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो जो चाहे वो सामान खरीद सकता है, यानी कंज्यूमर सोवरेनिटी बढ़ गई। अब इसके अलावा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, यानी नुकसान भी हुआ एलपीजी का। क्या नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारे देश की बैकबोन है उसे इग्नोर मार दिया गया। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बड़ा भैया कंपटीशन झेलना पड़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर तो तैयार ही नहीं थे विदेशी इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पीट करने के लिए, बेचारे पिटने लगे। अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, शहरीकरण हुआ और हमारे यहाँ के गाँव के लोग शहर में गए और जाके गरीब हो गए बेचारे, तो गरीबी भी बढ़ी। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हुई, सरकारी इंडस्ट्री जो कि अब तक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी वो बेचारी कम प्राइवेट हाथों में बिक गई। अब गरीबों के लिए कौन देखेगा, ठीक, कंज्यूमरिज्म का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हुआ। क्यों, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री अपना माल बेचेगी, माल बेचेगी तो आपको प्यास लग रही है, टीवी में दिखा रहे हैं वो जब प्यास सताए तब लिम्का याद आए, तो आप लोगों को बिना वजह लिम्का पीने की हुड़क मच रही है, जब भी प्यास में पानी से भी बुझ जाएगी लेकिन आप लिम्का मांग रहे हो। तो
ये था। और कल्चरल एरोजन हो गया। कल्चरल एरोजन मतलब हम अपने कल्चर को भूल गए, टीवी देख देख के हम वही सारी चीज़ें सीखने लगे पूरा का पूरा। आते हैं इकोनॉमिक डुअलिज्म के बारे में। इकोनॉमिक डुअलिज्म का मतलब होता है, बेटा ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही सेक्टर्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ना, यानी यार दोनों आपस में जुड़ नहीं पाते, अलग अलग हो जाते हैं, इसी को इकोनॉमिक डुअलिज्म कहते हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है और मॉडर्न सेक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो दोनों सेक्टर इकोनॉमी में अलग अलग काम करें, यही इकोनॉमिक डुअलिज्म है। सोशल ड्यूलिज्म की बात करते हैं। सोशल ड्यूलिज्म में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोसाइटी का, यानी वहाँ पर स्टेटस कि हम भाई साहब हमारे पास ये सब कुछ है, हम अमीर लोग, ठीक है, और कुछ जिनके पास कुछ नहीं है वो सब गरीब लोग। तो सोसाइटी दो पार्ट में बट गई, अमीर और गरीब में। एफडीआई की बात करते हैं, विदेश से आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर बाहर की कंपनी अपने नाम से कंपनी खोलेगी, प्रोडक्शन करेगी, जैसे कोक, पेप्सिको, डोमिनो, मैकडोनल्ड्स, ये सब हमारे देश में आ गए। इनकी ज़रूरत है कोई भी? हम अपने यहाँ का गन्ने का रस पी लेते, अपने यहाँ के हम वो खा लेते, समोसे मोमोसे, इन सब की क्या ज़रूरत थी इन्हें बुलाने की। एफआईआई का मतलब होता है बाहर से आने वाला पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो हमारे देश की कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लेती हैं। फॉरेन बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, ये एफआईआई लेकर आते हैं हमारे देश में। आते हैं टैरिफ वेरियर्स। टैरिफ वेरियर्स में क्या क्या चीज़ आती है? टैरिफ वेरियर्स में बच्चों मोस्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले सारे के सारे टैक्स आते हैं। नॉन टैरिफ वेरियर में क्या आता है? कोटा रेस्ट्रिक्शन, कि इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी को ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है दो देशों के बीच में होने वाला ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है दो से ज़्यादा देशों के बीच में होने वाला ट्रेड एग्रीमेंट। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब सरकार खुद से अपने पैसे की वैल्यू गिराती है, तो डिवैल्यूएशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा अपनी सरकारी इंडस्ट्री को बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट। जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर कर लागू किया गया, जिसका स्लोगन बच्चों, स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ज़रूर ध्यान देखना। जीएसटी का स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। और जीएसटी कब लागू हुई हमारे देश में, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुई। याद रखिएगा। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर, ठीक है, रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए, मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए मित्रों, कह के और नोट बंद करके चले गए। ये डीमोनेटाइजेशन था। इसमें जो नोट थे उनके लीगल टेंडर को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसे डीमोनेटाइजेशन कहा गया। अब वो सिर्फ कागज़ बन गए 500 और 1000 के नोट, ठीक है। उस दिन मेरी जीन्स में 500 का नोट मिला, पुराना वाला, मैं अब समझ में नहीं आ रहा खुश हूँ कि परेशान हूँ। अब बात करते हैं बच्चों डिमोनेटाइज नोट्स के बारे में। जो 500 1000 के बंद हुए उनकी जगह पर नई करेंसी 500 और 2000 लागू कर दी गई। क्यों करे गए, इसके फ़ायदे पहले देख लेते हैं कि क्यों करी गई। ताकि इलीगल फंडिंग थी, टेररिस्ट फंडिंग थी, जाली नोट आ रहे थे मार्केट में, है ना। इसके अलावा जो घूसखोरी थी, लोगों ने घर में पैसा ब्लैक मनी का सेव कर रखा था, इन सबको ख़त्म करने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन किया गया। फ़ायदे क्या हुए इसके? फ़ायदों की बात करते हैं तो फ़ायदा ये हुआ कि ब्लैक मनी बाहर निकल आई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शैडो इकोनॉमी बन गई थी, यानी जाली नोट जो मार्केट में चल रहा था वो ख़त्म हो गया, टैक्स की चोरी ख़त्म हो गई। इन सब के फ़ायदे हो गए। नुकसान क्या हुए? लोग लाइन में लग लग के मरने लगे, है ना। इन्हें जियो की सिम बांटो तो नहीं मरते हैं, लेकिन ये मर, चलो कोई बात नहीं, मर गए कुछ लोग लाइन में लगकर, ठीक है, उसमें बात नहीं करते। पता चला कल कोई मेरे चैनल पे केस कर दे कि कैसी कैसी बातें करते हैं ये। चलो बच्चों, अब ये केस स्टडी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में ही आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कुछ नए नए डाउट्स क्रिएट होंगे, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए केस स्टडी को ध्यान से पढ़िएगा। केस स्टडीज़ के बाद असर्शन रीजनिंग आएगी, और असर्शन रीजनिंग के बाद में आपके एमसीक्यूज आएंगे। एक बार बिल्कुल ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बताइए किस डेट को लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जुलाई 1991 को लगा हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब लागू किया गया। किसने करा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। अरे एमएमएस हो गए ये तो, ठीक है, इन्होंने ही हमारे देश में लागू करा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आते हैं बच्चों गरीबी पर। चलिए, इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। मैं ट्राई करूँगा आज शाम तक ही आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूँ जिसमें पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट चैप्टर और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाया जा सके, वरना ये वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो
पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और क्या नाम है उसका, रूरल डेवलपमेंट के लिए अगली वीडियो तक बने रहिएगा। तब तक बच्चों प्लीज़ इसको रीड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्वेरीज को पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है चैनल के साथ में। अरे कैसी बातें कर रहे हो, सब्सक्राइब करना है। हाँ, अनसब्सक्राइब मत कर देना धोखे से। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भैया, 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत पड़ गई है, तभी तो आगे पढ़ा पाऊँगा, वरना कैसे पढ़ाऊँगा मैं आगे टर्म 2 में। चलो बच्चों अब शक्ल मत देखो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से पढ़ाई करो, कल पेपर है। ठीक है, इतना लेट मत करो। चलो मिलते बच्चों, बाय बाय।